Take you live across to Roorkee, where Baba Ramdev is addressing his supporters. This is part of his ongoing anti-corruption campaign. अपना हक आपको कोई देने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के यहाँ गांव में पैदा हुआ हूं और सब कृषक पुत्रों से आह्वान करता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। और ये जो लूटा है इन्होंने हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान इनके बाप दादे की जागीर नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी और खानदान ने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा कि हम जैसे चाहेंगे ऐसे हिंदुस्तान को लूटेंगे। अब आप सब लोगों को सोचना है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि वर्तमान केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी यदि इसने ईमानदारी से शासन किया होता तो आज भारत गरीब मुल्क नहीं कहलाता, बल्कि ब्रिटेन से और अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क अपना हिंदुस्तान होता। इन 66 वर्षों की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों के समय जो अंग्रेज लूट करके लेके गए, उससे पहले जो दूसरे शासकों ने लूटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बड़ी होती। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति की आमदनी करीब 10 गुना ज्यादा होती। हिंदुस्तान का निर्यात करीब 10 गुना ज्यादा होता। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो करीब दुगनी होती। हमारी सेविंग करीब दुगनी होती और विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 1.5 ना होकर के करीब 20 से 25% होती। मैं इसलिए इन आंकड़ों को कह रहा हूं। आज चीन जो हर बात बात में हमें आंख दिखाता है, उसका निर्यात है 104 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष और हमारा निर्यात मात्र 16 लाख करोड़ रुपए का। तो हिंदुस्तान कहां खड़ा है? अपने पड़ोसी मुल्क से 10 गुना पीछे खड़े हैं हम। जब हिंदुस्तान मुल्क आजाद हुआ तो मैंने भारत की जो जीडीपी, जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर के सर्विसेज तक का योगदान होता है, उसको जब मैंने देखा 1950-51 में हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर की खेती की भागीदारी थी 53.1। उसके बाद वो घटती 48, 42, 29, 22 और अब 14, 15 पर आकर के रुक गई है। देश जब आजाद हुआ तब खेती में हमारी जीडीपी के अंदर खेती की भागीदारी 53% थी। आज 15% पर खेती आई। इस खेत के गुनहगार, किसानों के गुनहगार कौन है? किसानों की हत्या के लिए, उनकी लूट के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनकी बेबसी के लिए, उनकी खुदकशी के लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार ये केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। आज हमसे कम जमीन है चीन के पास खेती के लिए, लेकिन हम 15 लाख करोड़ रुपए अपनी जीडीपी लेते हैं खेती से, तो 40 से 50 लाख करोड़ रुपए के बीच में अपनी जीडीपी लेता है। क्यों? क्योंकि उसने खेती के क्षेत्र में किसानों की मदद की है, पानी की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, अच्छे खाद की व्यवस्था की है। यहां तो किसान जो अपने खेत में बिजली के लिए, खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए, बीज के लिए और जो है उसमें मेहनत मजदूरी के लिए जो खर्च करता है वो भी पूरा वसूल नहीं होता। खेती लाभ का धंधा नहीं है, इसलिए कोई आदमी खेती नहीं करना चाहता। सब शहरों की ओर जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ना तो यहां पर बाढ़ हो, ना यहां पर सूखा, और किसान के लिए 24 घंटा बिजली और पानी की मुफ्त व्यवस्था हो जाए तो हिंदुस्तान का किसान भी खुशहाल हो जाए। लाभकारी मूल्य, लागत मूल्य उसको मिलना तो शुरू हो जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लूटने का हर इंतजाम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1-2 वॉलमार्ट कंपनी बना हम हिंदुस्तान में ले आए तो इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है? एक गलती की थी जहांगीर ने, जो अजमेर के अपने महल के ऊपर से बैठ करके ऐसे भिखारियों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस दिया था कि लो बेच लेना जाकर के नमक, मिर्च, मसाले। एक गलती की थी जहांगीर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था यहां पर व्यापार करने का। उसने हिंदुस्तान को लूटा, गुलाम बनाया और हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया का सरताज था उसको दरिद्र बना के रख दिया। एक गलती की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, एक शराब की दुकान, एक कत्लखाना और एक वेश्यालय
1760 में बनाया था कोलकाता में। आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ गायों का कत्ल और 1 करोड़ से ज्यादा भैंस और दूसरे मवेशियों का कत्ल होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था और धन व्यवस्था गोधन और पशुधन पर चला करती थी, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है। कोई एक गाय की हत्या कर दे तो कहते हैं भाई कसाई है। अरे ये कांग्रेसी तो 1 करोड़ गायों का कत्ल करवाते हैं, इनको क्या कहोगे? 1 करोड़ से ज्यादा गायों का हर साल कत्ल करवाते हैं, आपको पता भी नहीं। और हर सुबह होते होते करीब 20-30 हजार गायों की कत्ल हो जाती है। एक गाय को यदि काटा जाता है तो उससे 20 से 25 हजार रुपए का उसका मांस मिलता है। लेकिन उस गाय के गोबर से, उस गाय के गोमूत्र से और उस गाय से जो बैल पैदा होता है उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, माने गाय से जो औषधि बनती है, गाय से जो खाद मिलता है, कीटनाशक मिलता है, गाय से जो ऊर्जा मिलती है उपले आदि के रूप में। अब तो उपले ही जलाने पड़ेंगे। हमारी मां ने तो हमेशा चूल्हे में उपले और जो है वो जो खेती में जो डंठल बच जाते हैं सरसों आदि के, उससे रोटी बनाई। अब भाई वापस अपना भाई चूल्हे में ये उपले और जो है ये दूसरी चीजें जलानी पड़ेंगी। गैस जलाओगे तो थम मारे जाओगे। तो ये व्यवस्था थी हमारी गोधन और पशुधन पर आधारित व्यवस्था ऊर्जा की, उस पर वापस आना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन, इन 5 कामों की कीमत लगाई जाए तो एक गाय अपने जीवन भर में 20 से 25 लाख रुपए की आमदनी देती है। लेकिन गोधन पर आधारित इस देश की अर्थव्यवस्था और धर्म व्यवस्था को नष्ट करके देश को नर्क बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप हिंदुस्तान में चल रहा है और हम बस मूक होकर के देखते रहते हैं। ये देश मात्र एक राजनीतिक पार्टी का ही नहीं है, ये देश हम 121 करोड़ भारतीयों का। और आज संकल्प लेकर के जाएंगे, हम सब मिलकर के इस देश को बचाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आज ये लिब्बरहेड़ी गांव के अंदर सभा की गई है कि अब गांव को जगाना पड़ेगा। और गांव के लोग जब किस काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। अब ये सरकार डराती किससे है? ये सरकार के पाप के खिलाफ, इस सरकार की लूट के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो बोलते हम सीबीआई लगा देंगे, हम नोटिस भेज देंगे, हम जो है तुम्हें बदनाम कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। मैंने कहा अब तो यह आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदुस्तान में नामो निशान किसका मिटेगा। अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हमें जगाना है और यह बताना है कि इस देश के दुश्मन कौन है। सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं, ये राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, ये जन विरोधी नीतियां हैं। इस हिंदुस्तान की सरकार का हिंदुस्तान से नहीं अमेरिका से प्यार है, वॉलमार्ट से प्यार है। और हिंदुस्तान के जो स्वदेशी कंपनियां उसके ऊपर आपने भी पिछले दिनों देखा, सरकार ने एक षड्यंत्र करके कहा कि पतंजलि के उत्पादों में मिलावट। मेरे पास में 5 लेबोरेटरियों की रिपोर्ट है, ये मेरे हाथ में। सरकार ने टेस्ट कराई, दिल्ली में टेस्ट हुए, मुंबई में टेस्ट हुए, 5 लेबोरेटरियों की रिपोर्ट। पतंजलि के एक भी उत्पाद में कहीं मिलावट नहीं पाई। फिर भी मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैलाई, पतंजलि के उत्पादों में मिलावट, पतंजलि के उत्पाद फेल हो गए। मेरे से बोला बाबा जब रिपोर्ट ठीक है तो फेल कैसे हो गए? मैंने कहा जिनके खून और खानदान में मिलावट होती है ना, उनको सब जगह ही मिलावट नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो इनका दोष नहीं विचारों का। हमारे गांव में तो कोई भी बात होती तो यही बात, भाई इसका तो खून और खानदान ही खराब है। भाई तुम्हारा खून और तुम्हारा खानदान खराब हो तो हो, लेकिन हिंदुस्तान को खराब हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। तो ये संकल्प हिंदुस्तान के लोगों को लेना पड़ेगा। भाई बहनों, आज यदि हिंदुस्तान के
लाखों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है और देश के जवानों को रोजगार न देकर के उनके भविष्य को अंधकारमय किया है, उनके सपनों को चूर चूर यदि किसी सरकार ने किया है तो ये वर्तमान केंद्र सरकार है। जल जंगल जमीन भू संपदा पूरी देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने गिरवी रख दी, पूरे देश को ही नीलाम कर दिया। ये जो आप कोयला घोटाला जो अभी मैंने बताया आपको, ये तो एक घोटाला है। ऐसे लोहा घोटाला, बॉक्साइट घोटाला, तेल घोटाला, गैस घोटाला, ये सारे अपने देश की जमीन जो करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की है, जिसमें आपका खेत भी आता है। अपने देश की सरजमी कितनी है? करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की, 20,000 प्रकार की इसमें मिनरल्स हैं। 90 की ही कीमत है करीब 20,000 लाख करोड़, उसको रोज लूट रहे हैं। आपको लगता है ये इतनी लूट कहां हो रही है? सबसे ज्यादा लूट भू संपदाओं में हो रही है। ये तो थोड़े से घोटाले हैं जो आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी मात्रा में। ये वो सरकार है जिसने इस देश के, चाहे वो सवर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में जो असमर्थ हैं, गरीब हैं, दलितों में, वनवासियों में, आदिवासियों में जो गरीब हैं, इसे हिंदुस्तान के लोगों को गरीब उनकी किस्मत ने और देश ने नहीं बनाया, इस सरकार ने बनाया। यदि ये सरकार लूटती नहीं तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं होता, हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर मुल्क दुनिया में कोई नहीं होता। इतना धन, इतनी दौलत अपने हिंदुस्तान में। इसलिए हम कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा। तो ये जो हम नारा देते हैं, ये खाली नारा नहीं है। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन इसको लूटा है कुछ गुनहगारों ने। आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, ये स्वदेशी का संकल्प आप तक लाने के लिए, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ रिटेल में एफडीआई और महंगाई के मुद्दे को लेकर के आज लिबरहेड़ी से ही नहीं, लिबरहेड़ी के साथ साथ देश के 650 जिलों में और आगे लगातार 6,38,365 गांव में अभियान चलेगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये आज लिबरहेड़ी से इतिहास लिखा जा रहा है और इसमें गांव के बच्चे, बुजुर्ग, सब जाति, वर्ग, मजहब के भाई बहन, और मैं खुद यहां आने से पहले गरीब बस्ती में भी इसलिए गया, दलितों के पास में, वाल्मीकियों के पास में, कि भाई इस लड़ाई को अब सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते बाबा जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत में, भाग्य में गरीबी लिखी है। हमारी किस्मत खराब होती तो भगवान हमको आदमी बना के नहीं पैदा करता, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली बना देता। हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए हम इंसान बनकर के पैदा हुए और इंसान के रूप में भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इससे बड़ी हमारी और किस्मत नहीं हो सकती। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, लेकिन इसको नर्क बनाया कुछ बेईमान लोगों ने। ये यात्रा आज यहां से शुरू हुई है। अब इसके बाद हरिद्वार के एक एक गांव के प्रमुख लोगों को बुला करके, हरिद्वार में तो पतंजलि योगपीठ में ही शिविर रखा जाएगा और एक एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाया जाएगा। 12, 13, 14 तारीख को हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम होगा और उससे पहले जितने भी हरिद्वार के जो बड़े गांव हैं वहां हम खुद भी जाएंगे। जिन गांवों में हम पैदा हुए, आज भगवान ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है, तो इन गांवों को हमें दोबारा से स्वर्ग बनाना है। ये हिंदुस्तान की आत्मा जिन गांव में बसती, उस आत्मा की को जो इन्होंने मिटाने का, उसकी हत्या करने का जो षड्यंत्र चाहे, उससे इस देश को बचाना है। 1 नवंबर से फिर पूरे देश भर में भी, गुजरात से शुरू करके हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में भी हम जहां जाएंगे, वहीं यहां ये यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के सभी करीब 600 से ज्यादा गांवों से एक साथ की गई है। यहां आने से पहले 600 से ज्यादा गांव के लोगों को हरिद्वार में बुलाया। 6 तारीख को हम चौधरी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जिन्होंने किसानों की आवाज को संसद में बैठे गूंगे बहरे लोगों तक पहुंचाया। ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा किसान कोई नेता नहीं हुआ, तो हम उनके प्रतिमा के अनावरण के लिए, और एक किसान संग्रहालय बन रहा है, 6 तारीख को हम खुद सिसोली में जा रहे हैं।